नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर आज सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा कार्रवाई की। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा के सदन में खड़े होकर ऐसा क्या कह दिया कि हंगामा हो गया, बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। आज का दिन भी, सोमवार का दिन भी सदन में गर्मा गर्मी देखने को मिली। बताते जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी स्पीच शुरू की तो वहां पर हिंदू देवताओं की मूर्ति लेकर यानी भगवान शंकर की तस्वीर लेकर के सदन में पहुंचे और वहां उसको लहराया। बताते कि उसी समय ओम बिरला ने राहुल गांधी को चेतावनी दी और कहा कि एक पुस्तिका दी कि नियम अनुसार ही यहाँ पर मूर्ति ला सकते हैं, ना कि इस तरह से आप सदन के अंदर भगवान शंकर की मूर्ति फैला सकते हैं। तो ऐसे में विपक्ष शासक बीजेपी नेताओं ने भी इसका विरोध किया, यानी कहीं न कहीं हिंदू रीति रिवाज को एक सदन के अंदर भी इस तरह से फैलाने का अपराध माना जा रहा है। बताते कि जिस तरह से राहुल गांधी एक तो नेता है, जाने माने विपक्ष नेता भी चुने गए, लेकिन जब अपना अभिभाषण शुरू किया तो उन्होंने भगवान शंकर की मूर्ति आखिरकार सदन में क्यों लहराई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जिस तरह से अभी तक शायद पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है, जो आज शंकर जी की मूर्ति को लेकर के उन्होंने सदन पहुंच लहराई। वहीं आज से पहले कुछ दिन पहले भी जिस तरह से ओबीसी ने सदन के अंदर फिलिस्तीन का नारा लगाया, तो कहीं न कहीं अब जो सदन के अंदर गर्मी गर्मी देखने को मिल रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में इसके अलावा और भी कुछ देखने को मिले। सवाल है आखिरकार सदन में इतनी बड़ी चूक क्यों हो रही है, क्यों नहीं इन सांसदों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो मर्डर जैसी संगीन धाराओं में अब आईपीसी की धारा 302 नहीं बल्कि बीएनएस की धारा 103 लगेगी, क्योंकि देश में अब आईपीसी को खत्म कर दिया गया है और नए कानून को लागू कर दिया गया है। उन कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हमारे सहयोगी अजय चौहान। जुलाई से सारी धाराएं यानी 3 धाराएं चेंज हो चुकी हैं। बता दें कि अब आईपीसी की जगह बीएसएन या भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि सारी धाराओं में चयन किया। अभी तक जो भी धाराएं होती थी वो कहीं न कहीं विदेशी होती थी, जिसके जो आईपीसी होती थी वो हमेशा बाहर के नियम अनुसार चलता था, इंग्लैंड के हिसाब से चलता था। लेकिन अब सीधा सीधा जो धाराएं लगाई जा रही हैं वो भारतीय न्याय संहिता के तहत लगेंगी, जिसके अंदर कानून को नियमानुसार जो भी धारा लगाएगा उसको पूरी जानकारी देनी होगी और 3 महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट भी देनी होगी। यानी कि चाहे जो गुनहगार है चाहे सपोर्ट है, अगर पुलिस भी इसमें लापरवाही करती है तो उसके ऊपर भी नियम कानून लगाए गए हैं। वही बता दें कि अपराधी के ऊपर जब मेडिकल जांच की जाएगी तो उसमें अपराधी की नियमानुसार यानी उसकी मर्जी से ही मेडिकल किया जाएगा और पूरी रिपोर्ट उसको सौंपी जाएगी। अगर कोई गिरफ्तार करने जाता है तो उससे पहले उसके परिवार वालों को पूरी जानकारी देनी होगी कि किन धाराओं में और किस मुकदमे में और क्या अपराध था, वो पूरा दिखाया जाए, बताना पड़ेगा। उसके बाद ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कहीं न कहीं अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसके नियमानुसार कानून बनाया गया है। देखना होगा कि आखिरकार इसमें क्या क्या और मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि कई धाराएं ऐसी हैं जो बदल दी गई हैं। धाराओं की बात कर लें तो उसके अंदर काफ़ी ऐसी धाराएं हैं जहां पर जो नियम है 300 की अगर बात करें, 76 की बात करें, तो ऐसी कई धाराएं हैं जो बदला दी गई हैं। तो देखिए सीधे साधा साहब है, बता दें कि जो 302 की मामला जो होता था वो 103 है, वही 307 की जगह बताते हैं कि 109 है, वही 323 मारपीट का मामला है तो 115 है। छेड़छाड़ की जगह जहाँ 354 लगती थी वहाँ अब 74 लगेगी। यानी 354 एक शारीरिक संपर्क की बात करें तो उसमें भी 76 लगाई गई है। यानी कई धाराएं ऐसी हैं जो 376 रेप करने की धारा थी उसके अंदर भी अब बदलाव किया गया है, यानी 64 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी कि अब भारतीय न्याय संहिता के तहत ये मुकदमा दर्ज होगा। दिल्ली से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अब वो हाईकोर्ट का रुख किए हैं। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमल किशोर। घोटाले मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं आपको बता दें शराब घोटाले मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। बीती 29 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। बाद राउस एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जिससे केजरीवाल 21 मार्च को कथित शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। तभी से केजरीवाल तिहाड़ में बंद है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस दिल्ली।
तो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सदन के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने प्रदर्शन किया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमल किशोर। और सीबीआई के दुरुपयोग और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के संसद गेट पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन भी आप कार्यकर्ताओं के समर्थन में आ गया। फिलहाल विपक्ष का संसद के गेट पर प्रदर्शन चल रहा है। वहीं प्रदर्शन में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर रखी थी और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के सांसदों ने प्रदर्शन किया। वहीं विपक्षी सांसदों ने हिटलर शाही मुर्दाबाद और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना बंद करो के नारे लगाए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस दिल्ली। तो इंडिया वॉइस के रियलिटी चेक में अयोध्या की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। तो कहां हो रहा है अवैध कब्जा, बता रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। तहसील अंतर्गत जितने भी गांव है वहां पे इंडिया वाइज की टीम ने जो है रियलिटी भी चेक किया है। वहां पे सरकारी भूमि पे जो है दबंगों का अवैध कब्जा है और इसी तरीके से ग्राम पंचायत हयात नगर का मजरे रसूलपुर है, वहां पे तालाब की भूमि पे जो है पक्का मकान बना हुआ है, लोगों ने कब्जा कर रखा हुआ है। चकमार्ग है, चकमार्ग में भी अवरुद्ध है पूरी तरीके से और खलिहान की भूमि है उस पर भी अवैध कब्जा है। तो ये माना जा रहा है कि जो तहसील प्रशासन है वो सरकारी भूमि को खाली कराने में जो है कोई रुचि नहीं रहा है या उसकी मिली भगत की वजह से जो है दबंगों ने कब्जा कर रखा है। और जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि जो सरकारी भूमि है उसको सुरक्षित किया जाए, उसको तत्काल खाली कराया जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि दबंगों द्वारा जो है सरकारी भूमि पे कब्जा लगातार किया जा रहा है। और ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डीएम और एसडीएम से भी की है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई आज तक की नहीं हुई है। और इसी का नतीजा है कि दबंगों का हौसला बुलंद है और कब्जे पे कब्जे होते जा रहे हैं। अब ये देखने वाला होगा जो सरकारी भूमि है कब मुक्त होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में समीक्षा बैठक की है। क्या कुछ हुआ है इस बैठक में, इस समीक्षा बैठक में, बता रहे हमारे सहयोगी चंदन वर्मा। का आगाज हो चुका है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी बैठक ली जिसमें तमाम अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ का साफ और सख्त आदेश है कि किसी भी तरह से जनता को कष्ट उठाना ना पड़े, जिसको लेकर सीएम ने बैठक ली। तमाम जो अधिकारी थे उनको भी बड़े दिशा निर्देश जारी किए गए कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां का निरीक्षण किया जाए, साथ ही साथ वहां की जो भी कमियां हैं उसको पूरी करी जाए। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी लगातार अलर्ट मोड पर रखा गया। वहीं अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पूरी तरह से जो अस्पताल है वहां के डॉक्टर्स और अस्पताल के जो बेड्स हैं उनको भी चाक चौबंद कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के जो किसान हैं उनकी जो फसल है उसको भी लेकर किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसको भी लेकर सीएम ने आदेश दिए हैं। साफ तौर पे सीएम का आदेश है कि किसी भी तरह की कोई खमियां देखने को ना मिले जिससे जनता को परेशानी का सामना उठाना पड़े। लखनऊ से चंदन वर्मा, कैमरा पर्सन राहुल के साथ में चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस लखनऊ। तो वहीं देवरिया में अधिवक्ता संघ का जो हड़ताल है वो लगातार 12वें दिन भी जारी है और आज भी जमकर हंगामा हुआ है। क्या कुछ हुआ है बता रहे हमारे सहयोगी बालेंदु मणि त्रिपाठी। जनपद के अधिवक्ताओं का आज 12वें दिन भी हड़ताल जारी रहा, जहां पर यह मामला वकील संघ के अध्यक्ष, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी और डीएम साहब के बीच कुछ बातों को लेके कहा सुनी हुई, जिसको लेके अधिवक्ताओं ने मामला उग्र कर दिया। और ये लगातार आपको बता दें कि लगातार 12 दिन से कंटिन्यू हड़ताल जारी है, जिसमें शहर के मुख्य चौराहे पे कचहरी में लगातार हड़ताल डीएम ट्रांसफर को लेकर जारी हो रही है, जिसमें आज 12वें दिन अधिवक्ताओं ने डीएम साहब का शव यात्रा निकाला, जिसको शिव मंदिर से होते हुए सिविल लाइन आते हुए फिर उनका पुतला दहन किया गया। सिंहासन गिरी समेत तमाम अधिवक्तागण उपस्थित रहे, जिसको लेके डीएम साहब के ट्रांसफर को लेकर भारी आक्रोश देवरिया जनपद में दिखाई दे रहा है। देवरिया से इंडिया वाइज त्रिपाठी। तो देश भर में आज नया कानून, 3 नए कानून लागू हुए हैं। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा।
भर में आज 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। ये तीनों नए कानून ये सीधे तौर पर और कानून व्यवस्था को मजबूत करने वाले होंगे, लोगों को न्याय दिलाने के लिए और भरोसेमंद साबित होंगे। तीनों कानूनों में जो बदलाव किए गए, बदलाव के चलते कह सकते हैं कि देश भर में नई प्रक्रियाओं के तहत, नए नियमों के तहत जो कानून व्यवस्थाओं के इकट्ठे में रहेंगे, लोग अपनी शिकायत दर्ज करते नजर आएंगे। रात 12 बजे से ये 3 नए कानून लागू हो गए थे। उत्तराखंड में पहला मुकदमा हरिद्वार जनपद के ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज भी कर लिया गया है। ये समझा जा सकता है कि पूरे देश भर में इस नए कानूनों के तहत मुकदमे दर्ज होंगे और सीधे तौर पर आम जनता की जो शिकायत होंगी उनको सरल रूप से पुलिस के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे और पुलिस नई धाराओं में लोगों के खिलाफ और कानूनी कठोर कार्रवाई करती नजर आएंगी। ये कहा जा सकता है कि तीनों नए कानूनों को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस के मुख्यालय में भी पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तार रूप से चर्चा की और उन्हें आश्वस्त किया, निर्देशित भी किया कि जनता की जो समस्याएं होंगी, जनता की जो शिकायतें होंगी, उनका तेज गति से निस्तारण भी कर लिया जाए। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में इन कानूनों के आने से महिलाओं के जो अधिकार होंगे और संरक्षित होते हुए नजर आएंगे और जनता को उनके न्याय की जो प्रक्रिया होगी और सरल नजर आएगी। अब इसके नए दिनों में कह सकते हैं कि नए कानूनों के आने से नए दिनों में नजर आएगी। इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन कानूनों में बदलाव के साथ ही जो व्यवस्था पुरानी थी, जिस पुरानी व्यवस्था सवाल उठते थे, वो भी अब 1, 2, 3 नजर आएगी। इंडिया वाइज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब मिशन मोड में आ चुके हैं। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे इंडिया वॉइस के चैनल हेड अवनीश प्रेम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जहां उन्होंने पर डे 3 समीक्षा करने की बात की है, वहीं उनका यह भी कहना है कि वो विभागवार जाकर भी देखेंगे कि आखिरकार जो मंत्री हैं वो किस तरह कामकाज कर रहे हैं। उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब और उसके साथ साथ खनन नीति के लिए भी तमाम योजनाएं बताई। उनका साफ तौर पर कहना है कि रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के साथ और देवभूमि की फीस भी खराब ना हो। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करें और उसके साथ साथ लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करें। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने जनता दरबार भी लगाया और लोगों की समस्याओं को भी ध्यानपूर्वक सुना। अब देखने वाली बात यह होगी कि मानसून के बाद सरकार क्या करती है, लेकिन इतना जरूर है कि मानसून के चलते सरकार की दिक्कतें बढ़ने लाजमी है, क्योंकि मानसून के चलते जहां जलभराव की स्थिति रहती है, वहीं पहाड़ में कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं भी आती रहती हैं। यही कारण है कि सरकार ने मानसून की तैयारी के लिए भी एक हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम अधिकारी और बड़े लोग भी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज लखनऊ में जन्मदिन मनाया गया और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ। अखिलेश यादव का 51वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। एक तरफ जहां सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जन्मदिन पर केक काटकर अखिलेश यादव को बधाई दिया, वहीं पीडीए पेड़ यानी कि पीपल, बरगद और नीम का पेड़ लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का अभियान भी चलाया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों ने भी अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दिया। आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का प्रदेश कार्यालय पर जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं यूपी के हर शहरों में भी सपा नेताओं ने अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया और भंडारे का आयोजन करते हुए पीडीए पेड़ लगाकर पर्यावरण संतुलन के लिए अभियान भी चलाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों ने बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा। वह 38 वर्ष की आयु में ही सपा की कमान अपने हाथों में ले रखी थी। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यूपी ही नहीं देश में भी डंका बज रहा है। फिलहाल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया और उनके कार्यकर्ताओं में एक जोश रहा, इससे कहीं न कहीं राजनीतिक समीकरण भी अलग दिख रहे हैं, क्योंकि आज जन्मदिन के मौके पर सपेरा समाज के लोगों ने भी अखिलेश यादव को बधाई दिया और पार्टी कार्यालय पर बीन बजाकर उनका स्वागत भी किया। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज लखनऊ।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व बाहुबली विधायक चंद्रभद्र सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं मुश्किलें, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। वह समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनकी भाइयों की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ गई है। गांव के ही एक प्रधान के भाई की दुर्घटना में हुई मौत मामले में चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके भाई पर हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं चंद्रभद्र सिंह सोनू ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले में बीजेपी विधायक विनोद सिंह के इशारे पर उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि पूरा मामला इसौली विधानसभा का है, जहां पर बीते 28 तारीख को मायंग के रहने वाले प्रधान के भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस मौत के बाद प्रधान की तरफ से पूर्वांचल के बाहुबली व समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, यशभद्र सिंह मोनू समेत 5 नामजद व एक अज्ञात के विरुद्ध गोसाईगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल भी मच गई है। बचाव में चंद्रभद्र सिंह सोनू ने कहा कि उन पर आए दिन फर्जी मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भी उनके ऊपर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मामले में बीजेपी के विधायक विनोद सिंह का हाथ है। फिलहाल अब इस मामले में एक फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रधान के भाई सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उनकी मौत हो जाती है। मौके से अभी तक पुलिस को चंद्रभद्र सिंह सोनू के खिलाफ कोई हत्या का सबूत नहीं मिला है। फिलहाल जिस तरह से अभी चंद्रभद्र सिंह सोनू जेल से छूटकर बाहर आए थे और उन पर हत्या जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ऐसे में कहीं न कहीं उनकी परेशानी बढ़ गई है। हाल ही में चंद्रभद्र सिंह सोनू ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर समाजवादी पार्टी का दामन भी थामा था। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो वहीं काशगंज में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक धंस गया। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक। 2 दिन से चल रही तेज बारिश के चलते आज रेलवे ट्रैक का कुछ हिस्सा धंसा। मैं आपको बता दूं पूरा मामला कासगंज बरेली रेलवे ट्रैक का है। ये प्लेट संख्या 419/6 जो कि आवास विकास कॉलोनी के निकट स्थित है। वहीं अचानक 2 दिन से हो रही बारिश के कारण रेलवे की कुछ मट्टी धंस गई थी। अभी 1-1.5 महीने पहले ही ये पूरा रेलवे ट्रैक का काम बनाया गया था, जिसमें कहीं ना कहीं रेलवे विभाग के अधिकारी व ठेकेदारों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। ये सबसे बड़ी चीज थी कि वहाँ अधिकारियों को ट्रैक की सूचना मिलने के बाद भी उस पे से सवारी गाड़ी भी निकाल दी गई, तो कहीं ना कहीं यात्रियों की जिंदगी से रेलवे अधिकारी खिलवाड़ करते नजर आए। कासगंज से इंडिया वॉइस के लिए सुख शर्मा की रिपोर्ट। तो जोधपुर में देवासी समाज का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोहर। में आज देवासी समाज द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की है। यह आंदोलन आज सवेरे रायका समाज ने जोधपुर के मेडिकल कॉलेज के बाहर महात्मा गांधी मूर्ति से होकर 5वीं रोड होते हुए जालोरी गेट से कलेक्ट्रेट और रायकाबाग रेलवे स्टेशन पहुंचा। दरअसल रायका समाज का कहना है कि जोधपुर रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो रायका समाज के नाम से आता है, रायकाबाग। लेकिन जोधपुर रेलवे स्टेशन के द्वारा कुछ दिनों पूर्व राई स्पेच का कर दिया है, जो राई का पाड़ हो गया है, जो रायका समाज का कहीं न कहीं अपमान है। उसको लेकर आज सवेरे से ही रायका समाज के लोग जोधपुर की ओर कूच कर रहे थे और जोधपुर में लगभग हम बता दें कि लगभग 1500 से 2000 की संख्या में रायका समाज के आज सवेरे लोग पहुंचे और मेडिकल कॉलेज चौराहे के बाहर एकत्रित हुए। उसके बाद धीरे धीरे ये रायकाबाग रेलवे स्टेशन होते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे हैं। अभी रायका समाज की जिस आंदोलन की जब सुगबुगाहट प्रशासन को पहुंची तो प्रशासन ने भी
वार्ता के लिए आमंत्रित कर दिया है। वार्ता चल रही है, अब देखना यह होगा कि देर शाम तक प्रशासन और रायका समाज के बीच किस तरह की वार्ता रहती है। लेकिन अभी तक जो देवासी समाज की तरफ से जो बात आ रही है, देवासी समाज का स्पष्ट कहना है कि जब तक रायका बाग रेलवे स्टेशन पर जो राई स्पेस का जो है वो हटके रायका बाग स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आज तो ये ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। उनका कहना है कि लोग जो आज 1500 से 2000 की संख्या में आए हैं, ये आने वाले दिनों में आपको इससे 50 गुना की संख्या भी दिखाई दे सकती है। प्रशासन यदि अपनी जिद पे रहा तो जोधपुर के अंदर रायका समाज का बड़ा हुजूम उमड़ेगा। जोधपुर से सहयोगी विजय ओझा के साथ मनोज सिंह, इंडिया वॉइस। तो मोतिहारी में पहली बारिश होने के बाद ही नगर निगम की पोल खुलकर सामने आ गई। कैसे खुली पोल, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। मोतिहारी नगर निगम की खुली हल्की बारिश में लोगों को पहले गर्मी से बेचैन थे, अब हल्की बारिश से लोगों हुए परेशान। नगर निगम के अधिकारियों, जिला प्रशासन द्वारा ये साबित किया गया था कि हर गली मोहल्ले के नाला से को सफाई किया गया, इस बार पानी शहर में कहीं भी नहीं लगेगा। लेकिन एक ताज़ा मामला मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मोतिहारी नगर निगम वार्ड नंबर 34, जहाँ उप मेयर डॉक्टर लाल बाबू का घर है और वार्ड कमिश्नर का भी घर है, लेकिन ये नाला यहाँ सफाई नहीं हुआ। हल्की बारिश में आप ये खुद देख रहे हैं, कि कैसे घरों में पानी जा रहा है। जो गड्ढा में घर है वो पूरा घर पानी से लबालब है, जैसे बुझा रहा है कि टापू में वो घर बसा हुआ है। लेकिन यहाँ से नगर निगम द्वारा या उप मेयर द्वारा किसी की भी नज़र नहीं आए। जहाँ उप मेयर का घर है, लेकिन उनकी भी नज़र नहीं पड़े कि एक गरीब जाए कहाँ। इलेक्शन के समय बड़े बड़े वादा लोग करते थे, लेकिन आज एक गरीब तरस रहे हैं कि ये पानी कैसे निकलेगा, नाला के पानी में हम लोग अपना खाना कैसे बना सकें, अपने बाल बच्चा को कैसे गुजारा कर सकते हैं। अब ये सोचने की बात है। नगर निगम बहुत बड़ा का मैं पोल खोल रहा हूँ। मोतिहारी से इंडिया वॉइस, धर्मेंद्र कुमार की। तो मेरठ में थानेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहरुख। के नए कप्तान ने चार्ज ले लिया है और वही थानेदारों की शिकायतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार शिकायतों पे शिकायतें होती जा रही हैं। आपको बता दें, आज फिर बैसुमा थाना क्षेत्र का पीड़ित परिवार महिलाओं के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे और नारेबाजी करते हुए हंगामा काट दिया। आपको बता दें, बैसुमा क्षेत्र में पीड़ित का परिवार अपनी जमीन पर खड़ा हुआ था, वहीं तारबंदी को लेकर के सामने आरोपियों से झगड़ा हुआ। आरोपियों ने वहीं उसके पीड़ित परिवार के भाई के साथ इतनी मारपीट की कि उसके हाथ पैर तोड़ दिए। वहीं उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर डॉक्टर का कहना यह है कि 85% तक इसकी हार्ट बीट चल रही है, खतरे के अंदर है। आज एसएसपी ऑफिस पर पीड़ित परिवार सैकड़ों लोगों के साथ पहुंचा और हंगामा काट दिया। देखना अब यह है कि थाना बैसुमा अब क्या कार्रवाई करता है। और पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि हम लगातार थानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन थानेदार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। थानेदार ने सामने आरोपियों से पैसा लेकर उनको बहुत ज्यादा डील दे रखी है, ना कोई गिरफ्तारी की हुई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।